हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज हम कक्षा 8 की साइंस का पहला पाठ जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और पूरे ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं भूजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। इसमें कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टी में, यानी कि ग्रीष्म अवकाश, यानी कि जब स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो पहेली और भुजो अपने चाचा के घर जाते हैं। और उसका चाचा क्या है? एक किसान। किसान वो होता है जो खेतों में फसल को उगाता है। ठीक है। एक दिन खेत में कुछ औजार देखे। औजार वो उन औजारों की बात कर रहा है वो जो खुरपी है, दरांती है, बेलचा है और हल है। इनका बारे में अब आगे भूजो है वो जानना चाहता है कि ये क्या है और इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों का भोजन की आवश्यकता होती है। हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था कि जितने भी सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब सजीवों के अंदर पौधे भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं और मनुष्य उन पौधों पर निर्भर होता है, जंतु भी उन पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मनुष्य है पौधों पर निर्भर है भोजन बनाने के लिए। ठीक है। तो भोजन की जब उसको आवश्यकता होती है तो वह क्या करता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हमने पढ़ा था कि भोजन हम इसीलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमें शक्ति मिल सके, हम काम कर सकें, है ना। भोजन से हमें विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ऐसे तत्व प्राप्त होते हैं जिसको हम लेकर भोजन के रूप में हम अपना काम करते रहते हैं, है ना। तो सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो पहेली क्या कहती है? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। हमने पता है कि जो हमारा भारत देश है उसकी जनसंख्या पूरे विश्व के अधिकतम जनसंख्या वाले देशों के अंदर गिना जाता है और हमारे देश की स्थिति दूसरे नंबर पे है। पहला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। उसके बाद हमारा देश का नाम आता है। अगर ऐसे ही जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले कुछ समय के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या भारत में ही होगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें उचित भोजन को प्राप्त करने के लिए उसका नियमित उत्पादन करना पड़ेगा, उसका प्रबंधन यानी कि उसका रखरखाव करना पड़ेगा और वितरण वितरण यानी कि हमें उसका वितरण करना पड़ेगा। क्योंकि भारत एक जैव विविधता वाला देश है। इसकी जो देश की संरचनाएं हैं, स्थलाकृति, वो अलग अलग तरह की है। जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ऐसे राज्य हैं वहाँ जो मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है और वहाँ का यातायात भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए वहाँ वितरण हमें करना पड़ता है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी इसके अंदर ज़्यादा
अनाज उगाया जाता है, क्योंकि यह एक मैदानी भाग है और यह गंगा और सिंधु नदी के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ फसल बहुत अधिक होती है और उनका वितरण करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो आगे पढ़ते हैं 1.1 कृषि की पद्धतियाँ। अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि मनुष्य ने कृषि कैसे करनी शुरू की थी और उसके क्या क्या लाभ हुए और उन्होंने क्या क्या करना पड़ा था इसके बारे में। अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें पढ़ना होगा कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। मतलब घुमंतु वो एक जगह नहीं रहते थे। भोजन और रहने के लिए जो जगह होती है, आवास, उसकी खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते थे। विचरण यानी कि वो चलते फिरते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। जब कच्चे फल और सब्जियां उनकी ख़त्म हो जाती थी तो वो भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो समय बीतता गया और मनुष्य ने खेती करनी शुरू कर दी और खेती जो फसल उगाई थी, उन्होंने सबसे पहली फसल उगाई थी जौ, बाद में गेहूं, उसके बाद चावल, फिर आदि फसलों का धीरे धीरे उत्पादन करना शुरू हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फसल को हम उस रूप में जानते हैं कि एक ही किस्म के, यानी कि एक ही जैसे पौधे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले पौधे सभी किसके हैं, गेहूं के, और एक जैसे हैं और वो बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं एक जगह पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और जैसे कि हम धान की भी ले सकते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, फसल के अंदर आता है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। आप जानते हो डियर स्टूडेंट कि सब्जियां, फल और जो हमारी फसलें होती है, उनको किसी को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो इसीलिए जो हमारा भारत देश है, इसके अंदर अलग अलग जलवायु पाई जाती है, यानी कि ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां यहाँ अलग अलग है। तो उसी के अनुसार ही हमें फसल उगानी पड़ती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, यानी कि अगर केरल और हम देखें कि जम्मू कश्मीर की जलवायु में बहुत फर्क है, यानी कि अलग अलग है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। हम देख पाते हैं कि हमारे जो 28 राज्य हैं आज के समय, उनके अंदर अलग अलग जलवायु पाई जाती है, उसी के अनुसार ही वहाँ फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। हमारी जलवायु को देखते हुए फसलों को दो भागों में बांट दिया। पहली खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। तो खरीफ की फसल देखते हैं क्या होता है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें, ठीक है ना। जो भारत में वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, तो उस समय क्या होता है, भारत के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। सामान्य तौर पर जो अलग महीने रह जाते हैं उनसे ज़्यादा पानी इन दिनों रहता है। तो उस पानी का हम, जो फसल ज़्यादा पानी लेती है, जो फसलें पानी ज़्यादा लेती है, उस समय वो फसलें उगाई जाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें। अब धान को उगाने के लिए हमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है।
दूसरी है रबी फसल। शीत ऋतु कब से कब तक है? अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, इसके अंदर रबी की फसल उगाई जाती है, जो कि रबी की फसल कहलाती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्षा ऋतु जून से सितंबर है, यानी कि इसको हम मानसून काल भी बोलते हैं भारत के अंदर। और जो शीत ऋतु है वो होती है अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, तो जो रबी की फसल है, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। ये आपको नोट भी करना है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है और कब उगाई जाती है। आपको पता है कि जो रबी की फसल है वो अक्टूबर महीने के अंदर बोई जाती है और मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों में इसको काट लिया जाता है। जो गेहूं की फसल होती है वो शीत ऋतु में इसीलिए उगाई जाती है क्योंकि जो रबी की फसलें होती है उन्हें ठंड की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और जिस टाइम इसका कटाई का समय होता है तो इसे गर्मी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको अक्टूबर से मार्च तक इसकी पैदावार होती है। आगे हम पढ़ते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ, कि जो फसल हम उगाते हैं उसकी पद्धतियाँ क्या क्या है, उसका तरीका क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब भूजो ने कहा कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो पहेली जवाब देती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, समझ आया। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब कि अगर 6 महीने का समय है किसी फसल का तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग और उसी समय के अंदर बहुत सारे काम करने होते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। अब हम एक एक करके ये पढ़ते हैं कि कृषि पद्धति यानी कि कृषि को पैदा करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके 1 से लेकर 7 तक कुछ दिए गए हैं जिनके नाम मैं अभी पढ़ता हूँ। जैसे कि पहला है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। अब हम इनको एक एक करके बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और यहीं से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं। वो पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती है। तो आप लोग लिखोगे कि मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर बुआई करते हैं, फिर खाद और उर्वरक उसके अंदर डालते हैं, फिर सिंचाई की जाती है, खरपतवार से उसकी सुरक्षा की जाती है और कटाई की जाती है। बाद में उसका कटाई कर कर उसका परिवहन करके हम उसका भंडारण करते हैं। तो हम इसको एक एक करके ध्यान से बिल्कुल पढ़ते हैं। 1.3 के अंदर लिखा है मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी को जब तैयार करने से पहले मिट्टी बंजर होती है, मिट्टी कठोर होती है, उस समय मृदु होती है, तो उसके अंदर फसल उगाई नहीं जा सकती। क्योंकि मिट्टी को हल्का करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, कृषि के लायक बनानी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या है। जब मिट्टी को हम हल्की बनाते हैं, बंजर से कठोर से जब उसको हल्की बनाते हैं उसकी ऊपर वाली सतह को, तो क्या क्या होता है और क्या क्या हमें करना पड़ता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। अब पहले अगर हम किसी फसल को उगाएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मिट्टी कैसी है और मिट्टी को कैसे तैयार किया जाएगा। तो मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को पलटना, यानी कि जो उसकी पहली सतह है उसको पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। समझ आया? मिट्टी को पलटना और उसके जो पोला बनाते हैं
ताकि उसका पानी है वो दूसरी साइड न जाए, और उसको बिल्कुल ऐसी मात्रा में कर देते हैं कि जो जड़ें होती है किसी भी फसल की, वो भूमि के यानी कि धरती की बिल्कुल गहराई तक जा सके। अब पोली मिट्टी यानी कि जो मिट्टी हमने वो कैसी बना दी, सरल जो परत बना दी ना हमने, कठोर परत उसकी मिट्टी की, वो हमने क्या कर दी, पोली बना दी। तो पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, यानी कि वो सांस ले सकती है। ठीक है ना। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने से सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। यहीं से एक प्रश्न बनता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे केंचुओं को। ठीक है, ये प्रश्न यहीं से आप नोट डाउन कर लो कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुओं को। क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस ऐसे जीव होते हैं जो फसल को उगाने के लिए उसकी सहायता करते हैं। परंतु मिट्टी का पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। यानी कि जो मिट्टी के अंदर मृत पौधे हैं, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं, अपघटित कर लेते हैं। हमने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था घटपर्णी, है ना, वो ऐसे जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं, वो भी यहीं पाए जाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। तो वो जो मृत जीव है, जो अवशेष है, उनके जो पोषक है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो पोषक मिल गए, उनको पौधे अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। आपने पढ़ा कि मैंने बताया था कि जो मिट्टी की ऊपर वाली जो सतह होती है, उसी को हम क्या करते हैं, पोला करते हैं, यानी कि उसको हल्की बनाते हैं। इसे उल्टने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा और आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब एक प्रश्न और बनता है कि जुताई किसे कहते हैं? जब हम मिट्टी को किसी उपकरण की सहायता से उसे उल्टने पलटने का काम करते हैं, उसे पोला करने का काम करते हैं, तो वह प्रक्रिया जो हमने अपनाई है उसे ही हम जुताई कहते हैं। यानी कि मिट्टी की जो ऊपर वाली कठोर सतह को जब हम हल्की करते हैं, जो वो प्रक्रिया अपनाई हमें हल्की करने की, उसे ही जुताई कहते हैं। समझ आया? वेरी गुड। इसे हल चलाकर करते हैं। जो उपकरण का मैंने नाम लिया, वो उपकरण क्या है, वो है हल। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर की हल कैसे होते हैं। पहले लकड़ी के भी होते थे और आज भी हैं, लेकिन इसकी जगह अब लोहे के ज़्यादा उपयोग किए जाने लगे हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, अब मिट्टी सूखी है तो उसके अंदर जो हल होता है वो चलाना बड़ा ज़्यादा कठिन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पानी डाल देते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है। तो मिट्टी सूखी के बजाय जब वो गिल्ली हो जाती है तो उसके अंदर हम आसानी से हल चला सकते हैं। तो जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े जो डले, यानी बोलते हैं ना कि मिट्टी का ऐसा भाग जो बिल्कुल कठोर हो, है ना, उसे ढेले भी हो सकते हैं।
इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। ये पाटल होता है ना, इसको सुहागा भी बोलते हैं बच्चों। जो पाटल है वो एक लकड़ी का बहुत भारी हिस्सा होता है जो कि उस मिट्टी पर रखते हैं। जो वो मोटे मोटे मिट्टी बनी की जो गांठ बनी हुई थी मिट्टी की, उसको तोड़ने में ये हमारे काम आता है पाटल। तो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। समतल का मतलब ये है कि जो आपका खेलने का मैदान होता है तो वैसा खेत को करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हम अगर पानी डालेंगे, अगर वो ऊंचा नीचा है तो ऊंचे वाली जगह पर पानी नहीं रहेगा। तो इसीलिए खेत को समतल बनाना पड़ता है, जैसे कि आपका खेलने का मैदान होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ये कहता है कि जब हम जुताई करते हैं ना, उससे पहले हमने कई बार खाद भी पहले डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर खाद को हम जुताई करने के बाद डालेंगे तो वो उसके अंदर पूर्ण रूप से मिल नहीं पाएगी। और जब हम जुताई करने से पहले अगर खाद को डालते हैं तो जब जुताई करेंगे तो मिट्टी और खाद बिल्कुल आपस में सम्मिश्रण हो जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी बच्चों। तो बुआई से पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसकी जुताई करते हैं और उसके अंदर खाद भी डालते हैं, और बुआई से पहले हम खेत के अंदर पानी भी दिया जाता है। आगे करते हैं कृषि औजार। बच्चों, मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी और आपको ये, तो हम इसको कल करते हैं बच्चों। आपका जो काम था, इतना बहुत सारी चीज़ें हमने आज की है कि फसल किसे कहते हैं, कौन कौन सी फसल होती है, भारत के अंदर अलग अलग फसल उगाई जाती हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि जलवायु का नाम लिया था कि जलवायु अलग अलग है, यानी कि वहाँ का मौसम अलग अलग होता है। तो बच्चों, हम कल करेंगे इसके बारे में कि जो उपकरण होते हैं, जो कृषि के औजार होते हैं, जिसकी सहायता से हम बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।